हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आदिकाल। आदिकाल के जो हमारे जो काल विभाजन थे, हमने पहले ही काल विभाजन, नामकरण, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। आज से हम शुरू करने वाले थे हमारा आदिकाल। आदिकाल में हम कोशिश करेंगे आदिकाल को हम जल्दी से जल्दी कवर कर सकें, एक दिन में एक चीज़ करेंगे। जैसे कि हमारा सिद्ध हो गया, जैन हो गया, नाथ संप्रदाय हो गया, और जो हमारे जो भी रासो थे, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, इन सारी चीज़ें जितनी भी थी, ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे एक दिन में एक काव्य कर ले। जैसे कि एक दिन में हम आज कोशिश करेंगे कि आज अपना क्या कर लें। सबसे पहले हमारे आते हैं सिद्ध, तो हम सबसे पहले सिद्ध को आज पूरी करने की कोशिश करेंगे कि आज ही हमारा सिद्ध कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले आदिकाल में क्या आता है, सबसे पहले आपका आदिकाल का जो नामकरण है, आदिकाल के नामकरण में काफ़ी विवाद रहा है, उसके सन में भी रहा है कि आदिकाल की शुरुआत कब से मानी जानी चाहिए। मैं ऑलरेडी पिछली क्लास में मैंने जब आपको नामकरण और विभाजन बताया था, उसमें मैं ऑलरेडी सबके अनुसार, जितने विद्वान थे उनके अनुसार मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर के वीडियो देख लेना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, ठीक। देखो, सबसे पहले आदिकाल जो है हमारा, उसके नामकरण किसने क्या किया है, यहाँ से प्रश्न आता है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को नाम दिया है चारणकाल। आदिकाल का क्या नाम दिया है, चारणकाल। फिर वहीं आते हमारे मिश्र बंधु और गणपति चंद्रगुप्त, वो कहते हैं प्रारंभिक काल। क्या कहते हैं, आदिकाल को नाम देते हैं प्रारंभिक काल। बीजवपन काल किसने दिया है, तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, बीजवपन काल। वीर गाथा काल सर्व प्रसिद्ध रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी आदिकाल को क्या नाम देते हैं, तो वो नाम देते हैं हमारा वीर गाथा काल। अब देखो, वीर गाथा काल से ही मिलती जुलती एक और चीज़ है वीर काल। वीर काल किसने दिया है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। किसने दिया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सिद्ध सामंत काल है हमारा राहुल सांकृत्यायन। सिद्ध सामंत काल किसने नाम दिया है, तो वो आ जाता है हमारे राहुल सांकृत्यायन। संधि काल और चारण काल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये नाम दिया है रामकुमार वर्मा ने। किसने नाम दिया है, रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम देते हैं आदिकाल। देखो, आदिकाल नाम से ही जाना जाने लगा, सर्वसहमति से आदिकाल नाम दिया गया। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, वीरगाथा काल कहते हैं। वहीं पर हमारे विश्वनाथ प्रसाद जो हैं वो क्या कहते हैं, हमारे वीर काल कहते हैं। जय काव्य काल कौन कहते हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल। कौन कहते हैं, रमा शुक्ल शंकर रसाल। अपभ्रंश काल कहा है धीरेन्द्र वर्मा ने। अपभ्रंश काल किसने कहा है, धीरेन्द्र वर्मा। देखो, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थे, जिनका थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि से क्या हो जाता है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है नामकरण, मैंने उन्हीं के रखे। और भी बहुत अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो थे ये सबसे इम्पोर्टेंट थे, तो मैंने इनको यहाँ पे रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। सबसे पहले आदिकाल। अब देखो, आदिकाल को जो साहित्य हमारा, उसका वर्गीकरण कैसे किया। सबसे पहले आता है हमारा अपभ्रंश साहित्य। क्या आता है, सबसे पहले आएगा हमारा अपभ्रंश, फिर आएगा हमारा नाथ साहित्य। क्या आएगा, नाथ साहित्य आता है। ये क्रम से नहीं है पूरा, एकदम क्रम तो मत ही समझो, मतलब क्रम नहीं कह सकते इसको, नहीं। अपभ्रंश, नाथ, जैन, रासो, लौकिक, हाँ ये क्रम ही है। देखो, सबसे पहले आपको वर्गीकरण में पता होना चाहिए कि आदिकाल में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो हमें आदिकाल में क्या पढ़ना होता है, अपभ्रंश काव्य जो है हमारा वो पढ़ना होता है, नाथ पढ़ने होते हैं, जैन पढ़ने होते हैं, रासो पढ़ना पड़ता है हमें, और जो हमारा लौकिक साहित्य है वो पढ़ना पड़ता है, और गद्य साहित्य, ठीक है। समझ आया आदिकाल में हमें क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले अब हमें देखो, किसी भी चीज़ का जो हमारा है, जैसे मान लो हमें कहीं जाना है, तो अगर हमें उसका रास्ता पता हो तो हम जा सकते हैं, ठीक, इजी होता है। ऐसे ही अगर हमें कोई टॉपिक पढ़ना है, उसमें क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या स्टार्टिंग, मतलब कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्या पढ़ना है, ये चीज़ें हमें पता हो तो थोड़ा सा क्या होता है, आसानी होती है, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे देखो हमारा क्या है, ये आदिकाल
साहित्य का वर्गीकरण है। तो सबसे पहले आएगा हमारा क्या पढ़ना है, हमें अपभ्रंश पढ़ना है, नाथ पढ़ना है, जैन पढ़ना है, रासो पढ़ना है और लौकिक साहित्य पढ़ना है। इतना समझा। अब देखो, शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरणों अध्यायों के अंतर्गत विभाजित किया। शुक्ल ने आदिकाल के 4 प्रकरण किया। रामचंद्र शुक्ल की किताब जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें आप देखोगे रामचंद्र शुक्ल जी जो है आदिकाल के 4 प्रकरण बताते हैं। 4 प्रकरण, ठीक, कितने, 4 प्रकरण। अब देखो, मैं आपको आदिकाल कौन कौन सी बुक्स या कौन कौन से राइटर्स के उससे कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमारे आ जाएंगे रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। फिर आ जाएंगे हमारे बच्चन सिंह, और फिर आ जाएंगे हमारे डॉक्टर नगेंद्र, और कुछ चीज़ें हैं हमारी राहुल सांकृत्यायन से भी। तो मैं इन 4 किताबों को दृष्टि में, मतलब इन 4 को देख करके मैं आपको क्या करूँगी, आदिकाल को पूरा कंप्लीट कराऊंगी। कुछ चीज़ें कोशिश करूंगी कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो मिस हो जाए, जिससे आप लोगों का बाद में लॉस हो। ठीक है, आगे समझ। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें मैं कराऊंगी उतनी चीज़ें आपको क्या याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। देखो, एग्ज़ाम टाइम पे हम ये चीज़ें कर रहे हैं ना, एग्ज़ाम टाइम पे अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया ना, बहुत ज़्यादा आपको आगे इसके फ़ायदे दिखेंगे। ठीक, तो देखो, सबसे पहले प्रकरण 1 क्या है। सबसे पहली चीज़ हमारी रामचंद्र शुक्ल से ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकरण 3 में क्या रखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो प्रकरण 1 में आता है सबसे पहले सामान्य परिचय। प्रकरण 1 का क्या नाम रखा है? सामान्य परिचय। प्रकरण 2 का रखा है इन्होंने अपभ्रंश काव्य। क्या रखा है? अपभ्रंश काव्य। इसके अंदर ही सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य हमारे इन्होंने रखे हैं। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध और जैन साहित्य किस में रख रहा है? तो वो किया है इन्होंने प्रकरण 2 में। ठीक है, याद रहेगा क्या? अब प्रकरण 3 आता है, जिसको नाम दिया है इन्होंने देश भाषा काव्य। क्या नाम दिया है? देश भाषा काव्य। और उसके अंतर्गत इन्होंने रखे हैं हमारे रासो साहित्य। जितने रासो साहित्य हुए, अब रासो साहित्य में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी हमारे रासो साहित्य हैं उनके क्या पूछे जाते हैं, तो उनके जो हमारे नायक नायिका होते हैं, नायक नायिका से सवाल बनते हैं। लोग क्या करते हैं नॉर्मली, अभी तक क्या होता था कि जैसे मान लो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, ये सारी चीज़ें, इनके नायक नायिका नहीं, स्टोरी सबको पता है, कहानी चलो ठीक है पता है, पर नायक नायिका इतना ध्यान नहीं रखते थे। ठीक, पर कुछ टाइम से नायक नायिका पूछे जाते हैं। हमारे जितने रासो हैं उनके आपको सबके नायक नायिका का नाम पता होना चाहिए। ठीक, आगे देखो, आगे आता है हमारा प्रकरण 4, जिसमें आती हैं हमारी फुटकल रचनाएं। प्रकरण 4 में क्या है? हमारे फुटकल रचनाएं। इसमें आ जाएंगे हमारे खुसरो और विद्यापति और जो अन्य कवि हुए, अन्य लेखक जो हुए, वो आ जाएंगे हमारे फुटकल रचनाओं में। इतना समझ आ गया क्या? अब देखो, आचार्य शुक्ल का मत क्या है। आचार्य शुक्ल ने कुल 12 ग्रंथों को आदिकाल के अंतर्गत रखा। कितने? 12 ग्रंथ। आदिकाल के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल ने कितने ग्रंथ रखे? ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इन्होंने रखे थे टोटल 12 ग्रंथ। कितने ग्रंथ रखे थे? 12 ग्रंथ। इसमें 12 में से क्या है? 8 हमारे क्या हैं? देश भाषा हैं, देश भाषा काव्य। क्या है? 8 क्या है? देश भाषा में है। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। इसमें से हमारे 12 में से क्या है ना, अपभ्रंश भाषा के काव्य 8 देश भाषा के हैं, 4 अपभ्रंश के हैं, अपभ्रंश के हैं। ठीक है, आया समझ? अब आपको पूछा जाता है कहाँ से कि 8 जो देश भाषा काव्य हैं उनमें से कौन से सही हैं। यानी आपको प्रश्न दे दिया जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो हमारी ये देश भाषा काव्य है उनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से ये 4 कोई ऑप्शन दे देगा, और हमारे जो देश भाषा काव्य ये 5 या 8 है जो, इनमें से ऑप्शन दे देगा। अब आपको पहचानना होगा कि कौन सा हमारा देश भाषा काव्य नहीं। तो हमें क्या याद होना चाहिए? देखो, सबसे पहले आएंगे हमारे अपभ्रंश काव्य। अपभ्रंश भाषा काव्य कितने हैं? 4। आपको पता होनी चाहिए अपभ्रंश भाषा काव्य कितने हैं। अपभ्रंश भाषा काव्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने माने हैं? तो वो हैं हमारे 4। कौन कौन सी हैं? विजय पाल रासो, किसकी? नल सिंह की। क्या है? विजय पाल रासो, नल सिंह द्वारा रचित है। संवत 1355 में। कब? 1355। देखो, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जिन रचनाओं की मैंने सन लिखे हैं,
जिनका समय मैंने लिखा है वो समय आपको याद करना है। ठीक, मैं याद कराने की कोशिश करूँगी। देखो सबसे पहले आ जाएगी, मैं इसको एक बार साफ कर देती हूँ पूरा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारी अपभ्रंश भाषा काव्य कितनी है? 4। सबसे पहले आएगी हमारी विजयपाल रासो। क्या है? विजयपाल रासो। दूसरी है हमीर रासो। क्या है? हमीर रासो। तीसरी है कीर्तिलता जो कि विद्यापति की है, और चौथी है हमारी कीर्ति पताका। ठीक है, इतना समझ आया क्या? अब विजयपाल रासो किसकी है? यह है नल सिंह की। विजयपाल रासो किसकी है? यह है नल सिंह। याद हुआ क्या? विजयपाल रासो किसकी है? नल। नल को देखो, जैसे कि नल होता है, क्या होता है? नल। छोटे छोटे बच्चे मेरे पास क्या आते थे, मतलब ऐसे ही एक है ना, एक बच्चा था पड़ोस में, ठीक है, वो क्या करता था, वो हमारे नेबर में जितने नल बाहर ऐसे जिसके नल होते थे ना, तो उसको वो ऑन कर देता था, जाकर उसको चला देता। उसको पता नहीं क्या ही उसमें खुशी मिलती थी। वो जब भी उसको कोई भी नल दिखता था जाके चला देता तो इतना खुश होता था। तो देखो इससे हम याद कर सकते हैं विजय कैसे नल, उसको नल चला करके क्या विजय जैसा प्राप्त, मतलब विजय वाली खुशी होती थी कि हाँ मुझे विजय प्राप्त हुआ है। इस तरह से याद कर लो कि नल चलाने से क्या विजय प्राप्त हुई। ठीक है, उस बच्चों को छोटी छोटी चीज़ में ही वो खुश होने लगते हैं। जब वो फर्स्ट टाइम करते हैं तो उन्हें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, तो फिर वो बार बार करने लगते हैं चीज़ें, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, याद कर लो कि नल चलाने से विजय किसको प्राप्त हुई थी? बच्चों को, तो विजय प्राप्त हुई। ठीक, तो नल सिंह का क्या हो गया? विजयपाल रासो। याद हुआ क्या? 1355 है ये। क्या है? 1355। याद कर लो समय 1355, 1355। ठीक, अब देखो आता है हमीर रासो। क्या आता है? हमीर रासो किसकी है? तो यह है शार्ङ्गधर कृत। हमीर रासो है शार्ङ्गधर कृत, जिसकी ये संवत 1357। मैंने आपको भी ये भी बताया था संवत और ईस्वी कैसे निकाला जाता है। अगर हमें ईस्वी दी है तो हम संवत कैसे निकाले, संवत दिया है तो ईस्वी कैसे निकाले। ऑलरेडी मैं आपको आदिकाल जब मैंने शुरू कराया था मैं ऑलरेडी उसमें करा चुकी हूँ। ठीक, अब देखो आता है हमारा कीर्तिलता। कीर्ति पताका विद्यापति की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ये तो सबको पता है। कीर्ति पताका किसकी रचना? अब आपको क्या याद करना है इसमें? सन है, आपको इनका याद करना है। संवत 1460। दोनों ही रचनाएं 1460 की हैं। 1460 की रचनाएं हैं। क्या है ये? 1460 की रचनाएं। याद हुआ क्या? अपभ्रंश काव्य में कौन कौन से थे? विजय हमीर से हमारी की कीर्तिलता कीर्ति पताका। क्या ट्रिक रखे हैं हम इसकी? विजय हमीर से हमारी, की से कीर्तिलता और कीर्ति पताका। विजय हमारी की क्या है? अपभ्रंश काव्य है। ठीक है, आगे देखो अगला क्या है। आगे देखो क्या, देश भाषा काव्य। अब जो हमारे 12 ग्रंथ थे उसमें से 4 हमारे हो गए वो। अब हमारे कौन से हो गए? 8 हैं हमारे देश भाषा। एग्जाम में पूछा गया था कि कितनी देश भाषाएं हैं, मतलब देश भाषा काव्य जो है या ग्रंथ हैं वो कितने हैं। ऑप्शन में क्या देखो, ऑप्शन कितना कंफ्यूजिंग रखा था। 12, 4, 8 और एक और था कुछ ऐसी, मान लो 10 था। ठीक, अब देखो 12, 4, 8, 10। अब जिसको नहीं पता है वो क्या लगाएगा? 12। अब जिसको अपभ्रंश और देश भाषा में कंफ्यूजन थी वो लगाएगा 4। और जिसको पता है कि हमारी जो देश भाषा काव्य है वो कितने हैं, वो थे हमारे 8। आया समझ? 12 टोटल थे जिसमें 4 हमारे अपभ्रंश वाले थे और 8 हमारे देश भाषा वाले हैं। याद रखनी है आपको चीज़ें। जो हमारा एग्जामिनर होता है वो उसे पता होता है बच्चा कहाँ पे अटकेगा, कहाँ पे उसको कन्फ्यूज़न होगी, तो आप उसको वो मौका ही ना दो कि वो आपको अपने सवालों में उलझाए। आ रही है आपको बात समझ? आपको वो मौका नहीं देना है। आप थोड़ा भी कंफ्यूज हो गया आपका आंसर एक गलत हो जाएगा। और एक से मान लो अगर आपके 86 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका एक कम हो जाएगा 85। हो सकता है 86 ही कट ऑफ रही हो, 86 वालों का हो सकता है एग्ज़ाम क्लियर हो गया हो। तो आपको एक क्वेश्चन से आप मात खा जाए, इससे अच्छा है कि चीज़ें
चीज़ें जब आपको पता है हाँ यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो क्यों ना वो उस कन्फ्यूज़न को अभी दूर कर लिया जाए। अभी एग्ज़ाम को पूरे 60 से 70 दिन है, कम से कम 70 दिन हैं अभी हमारे पास। अगर अभी भी उस कन्फ्यूज़न को आप अगर चल के मान के चले अरे इसको तो बाद में कर लेंगे, तो मैं बता दूं बाद में कर लेंगे नहीं होता है। वो चीज़ आपकी वो कन्फ्यूज़न एग्ज़ाम के बाद भी आपको रहेगी। आपने अगर अभी उसको सॉल्व नहीं किया तो वो बाद में आप भूल जाओगे, आपकी वो आप सोचोगे कि मैं बाद में कर लूँगा, बाद में कभी नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो आगे क्या है आपको ये। अब देखो आपके देश भाषा काव्य के जो हमारे 8 ग्रंथ हैं इनका नाम याद करते हैं। इसमें क्या चाहिए, अब देखो हमने 4 याद कर लिए। विजय हमारी की विजय से हुआ विजयपाल रासो, हमारी से हुआ हमीर रासो, की से हुआ कीर्ति लगता और कीर्ति पताका। इन सब के रचनाकार का नाम पता हो गया आपको। सन याद है क्या, देखो दोबारा देख लो। 1355 था, 57 था, 1416 14 1355 1357 और 1460 याद हो गया क्या सन। आगे देखो आगे क्या है। अब हमारी जो देश भाषा काव्य उनके नाम देखो क्या है। खुमाड़ बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमंग जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। ठीक, अब देखो हमने 4 याद कर लिए, तो उसके बाद जितने बचेंगे वो सारे इसी में आएंगे, हमारे 8 है ना। खुमाड़ रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश हो गया, जयमंग जसचंद्रिका हो गया, परमाल रासो हो गया, खुसरो की पहेलियाँ हो गई और खुसरो विद्यापति की पदावली हो गई। ठीक है, अब देखो रामचंद्र शुक्ल जी एक बात कहते हैं कि वो 3 इसमें ऐसे ग्रंथ हैं जिनको वो क्या इसमें हमारे वीर गाथा काल में नहीं रखते। ठीक, मतलब कि वीर काव्य में नहीं रखते। वो कौन सी रचनाएं थी, तो वो कहते हैं आखिरी की 2, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली, इसको वो वीर काव्य नहीं कहते। और इनमें से एक आ जाती है हमारी बीसल देव रासो, बीसल देव। ये 3 रचनाएं ऐसी हैं जिनको वो वीर काव्य का दर्जा नहीं देते, वीर ग्रंथ उसको वीर काव्य का दर्जा नहीं देते, वीर ग्रंथ नहीं कहते। आगे मैंने ये चीज़ आगे नोट्स में शामिल की है, मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, हो सकता है वर्डिंग में थोड़ा इधर उधर कर रही हूँ, बट ये 3 रचनाएं ऐसी हैं जिनको उन्होंने उसमें शामिल नहीं किया, पर ये देश भाषा के अंतर्गत इनको रखा है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, खुमाड़ किसका है, दलपति विजय। अब देखो जिसको विजय होगा, कहते हैं ना जब हम जीतते हैं हमें कोई विजय प्राप्त होती है, उस विजय को हमें सर पे नहीं चढ़ने देना चाहिए, यानी कि हमें एकदम उस पर गुरूर नहीं, खुमाड़ नहीं करना चाहिए। इस तरह से मैंने इसको याद किया था कि जो विजय हमें जब मिलती है तो उसमें एकदम खुमाड़ नहीं करना चाहिए, मतलब एकदम गुरूर नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखो बीसल देव रासो किसकी है, तो नरपति नाल की। किसकी है, नरपति नाल की है बीसल देव रासो। पृथ्वीराज रासो सबको पता है, चंद बरदाई। किसकी है, पृथ्वीराज रासो है चंद बरदाई। जब मैं आपको ये रासो वाली चीज़ें कराऊँ, रासो के जितने काव्य ग्रंथ हुए, जितने रासो ग्रंथ हुए, इनको कराऊंगी तो मैं इन सबको बहुत डिटेल में कराऊंगी। इनके नायक नायिका, इनकी जो कहानी थी, सारी चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़ें बहुत डिटेल में कराऊंगी। ठीक है, अब देखो आगे है जयचंद्र प्रकाश किसकी है, भट्ट केदार की। किसकी है, जयचंद्र प्रकाश है भट्ट केदार की। सन क्या है इसका, संवत है 1225। क्या है, 1225। जयमंग जसचंद्रिका है मधुकर कवि की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं, इन सब की रचनाएं, इनके जितने रचनाकार हैं ना, रचनाकार और संवत समय जो है, आपको ऐसे ज़बान पे रटे होने चाहिए। अगर आप नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या हिंदी के किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीजीटी पीजीटी सीटेट हो गया, सीटेट में भी, ठीक है, या मतलब कोई भी एग्ज़ाम है आपका, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आपको इन सब की रचना और इनके रचनाकार और इनका सन आपको समय इनका याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको याद करोगे। आगे देखो परमाल रासो है किसकी, जगनीक की। परमाल जगनीक की है और समय क्या है, 1230। ठीक है, खुसरो की पहेलियाँ किसकी हैं, तो जाहिर सी बात है खुसरो की पहेलियाँ तो अमीर खुसरो की ही होगी। ठीक है, और इसका समय क्या है, संवत 1350। ठीक है, विद्यापति की पदावली, विद्यापति से संवत 1460, इनकी सेम है। ठीक, इतना समझ आ गया क्या। आगे देखो क्या है, आगे देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में है, ये क्या है, इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है।
क्या कह रहे हैं कि ये जो 12 पुस्तकें उन्होंने बताई, अपभ्रंश और देश भाषा काव्य वाली, 4 अपभ्रंश और 8 देश भाषा काव्य, इन्हीं पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। कह रहे इनमें से अंतिम दो यानी कि अमीर खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली और बीसल देव रासो को छोड़कर, इनको छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं। वो क्या कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल, ध्यान दो, ये भी ध्यान दो, ये बात कही किसने है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में कहा है, शुरुआती ही पेज में कहा है कि इन तीनों को छोड़कर जितने भी ग्रंथ हुए, इन दोनों को छोड़ दिया, 12 में से 3 माइनस कर दिए तो कितने बचे? बाकी के जो 9 ग्रंथ हुए वो सारे वीर गाथात्मक हैं, पर ये 3 ग्रंथ वीर गाथात्मक नहीं। हो सकता है हमेशा आपसे पूछता था कितने देश भाषा हैं, काव्य हैं, कितने अपभ्रंश काव्य हैं, तो ठीक है, हो सकता है इस बार आपसे ये पूछ ले कि रामचंद्र शुक्ल ने कितने वीर गाथात्मक काव्य माने हैं, कितने वीर गाथात्मक ग्रंथ माने हैं। समझ आ रहा है आपको सवाल? चलो मैं लिख देती हूँ, हो सकता है आपका क्वेश्चन आ जाए कि रामचंद्र शुक्ल को आरसी लिख रही हूँ, ठीक है, अपनी पुस्तक में कितने वीर गाथात्मक ग्रंथ माने हैं। अब देखो रामचंद्र शुक्ल खुद कह रहे हैं कि अंतिम 2 और बीसल देव रासो को हटाकर, तो 12 में से 3 माइनस कर दिया, हमारे बचे 9 ग्रंथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 ग्रंथ हो जाएगा। ठीक, इस तरह से भी थोड़ा सा घुमा के प्रश्न आ सकता है, फिर आप कह दोगी ऐसा कहीं डायरेक्ट नहीं लिखा है कि 9 ग्रंथ माने हैं, नहीं, उन्होंने लिख तो दिया है ना कि 12 में से उन 3 को हटा करके सारे वीर गाथात्मक हैं। ठीक, अब देखो आगे कहते हैं, यदि यह भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तक के साहित्यिक भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकते थे, क्योंकि मैं 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। कह रहे हैं ना, प्रश्न में आ सकता है रामचंद्र शुक्ल ने कितने वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। तो सेम देखो, सवाल सेम है, बस वर्डिंग अलग है। उस प्रश्नों को हेर फेर कर देने से प्रश्न का उत्तर नहीं बदल जाता है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, आगे कहते हैं प्रकृति की, देखो ये कुछ जो कोटेशंस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एज इट इज आपको याद करना है। प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। क्या कहते हैं? प्रकृति था, प्राकृत था, ये प्रकृत था, प्राकृत है, प्रकृति नहीं है, यहाँ लिख रही हूँ प्राकृत है ये, ठीक है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा क्या लिखा है ये, गाथा कहने होगा, कहने से, ठीक, गाथा कहने से प्राकृत बोध होता था, वैसी दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। आप देखो, दोहा या दूहा कहने से क्या अपभ्रंश, प्राकृत का बोध हो, जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, याद रखना है, गाथा कहने से किससे? प्राकृत का बोध होता था, वैसे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है, ये आपको याद रखनी है चीज़। ठीक, हिंदी साहित्य के आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन। ठीक, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय कब माना है? 1050 से लेकर 1375, यानी महाराजा भोज का समय, वो 1050 किसका समय था? महाराजा भोज का समय, उससे लेके हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ये किसका कोटेशन है? रामचंद्र शुक्ल का। अब मैंने कुछ है ना आदिकालीन कवियों का क्रम लगाया है, आदिकालीन कवियों का क्रम। सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो आदिकालीन कवि जो हुए हमारे, उनका समय क्या बताया है, उसका क्रम क्या लगाया है, मैंने वो चीज़ें यहाँ पे रखी हैं। मैंने पुस्तक का नाम भी रख दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का आदिकाल, उन्होंने
क्या किसका समय, कौन से रचनाकार, कौन से जो हमारे कवि हुए उनका क्या क्रम रखा है, मैंने यहाँ रखा है। अब देखो 8वीं सदी में हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको रखते हैं, 8वीं सदी में वो रखते हैं हमारे सरहपा, शबरपा, स्वयंभू, इन तीनों को 8वीं सदी में रखा है किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने रखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने हिंदी साहित्य का आदिकाल में 8वीं सदी में रखा है सरहपा, शबरपा, स्वयंभू। इम्पॉर्टेंट है, कवियों का क्रम पूछा जाता है। सरहपा लिख देगा, राजशेखर लिख देगा, जज्जल लिख देगा, अब्दुल रहमान लिख देगा, और इसी तरह से 3 और ऑप्शन दे देगा, फिर लिख कहेगा क्रम से लगाना है। अब आपको क्रम तभी आप लगा पाओगे जब आपको उनका समय पता है, इसीलिए कह रही हूँ करेक्ट। देखो इन सब का एकदम करेक्ट, हमारे जैसे मान लो कि 769 हो गया, 840 हो गया, इस तरह से हमें इनके समय नहीं, एकदम हम सटीक नहीं बता सकते। हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी पुस्तक में इनको इस तरह से नहीं, सीधा 8वीं, 9वीं, 10वीं सदी, 11वीं सदी, इस तरह से इन्हें विभाजित, इस तरह से इनका समय काल बताया। राहुल सांकृत्यायन ऐसे हैं जिन्होंने इनका समय बताया है, पर आगे मैं आपको बताऊंगी कि राहुल सांकृत्यायन ने क्या माना है इनका समय, और वहीं पे डॉक्टर नगेंद्र क्या मानते हैं। तो देखो आगे, देखो क्या होता है। देखो आगे है हमारा 8वीं सदी में 3 आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे हमारे, सरहपा, शबरपा और स्वयंभू। 3 बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, ये इनका नाम याद रखो। 9वीं सदी में आ जाएंगे हमारे लुइपा, वीरूपा, डोम्बिपा, गोरक्षपा। सरहपा सबसे बड़े हो गए हमारे, सरहपा और लुइपा ऐसे थे जिनका सबसे ऊंचा स्थान था। सबसे ऊंचा स्थान का मतलब है सबसे बड़े, एक उम्र से होता है, कहते हैं ना उम्र से होता है, और एक किससे होता है, सम्मान से, कह लो सम्मान से, ठीक है, कि किसका सम्मान ज़्यादा है या किसका उम्र से ज़्यादा है। इस तरह से बताऊं तो सरहपा जो थे वो सबसे बड़े थे, पर जो हमारे लुइपा थे उनका सबसे ऊंचा स्थान था, ठीक है। अब देखो 10वीं सदी में आएंगे हमारे देवसेन आएंगे, पुष्पदंत, योगिंदु, राम सिंह और धनपाल। 10वीं सदी कौन कौन हो गए, देवसेन, पुष्पदंत, योगिंदु, राम सिंह, धनपाल। 11वीं सदी में आ जाएंगे हमारे अब्दुल रहमान। कौन आएंगे, अब्दुल रहमान का क्या समय है, 11वीं सदी। किसने माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। किस में माना है, तो हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के अंतर्गत माना है, ठीक। आगे देखो फिर आएंगे जिंदत सूरी, क्या है 11वीं सदी। 12वीं सदी में हमारे आते हैं हेमचंद्र, शालिभद्र सूरी, सोमप्रभ, विनय चंद्र और चंद्रवरदाई। अब जो इम्पोर्टेंट कवि हैं हमारे, उनका तो कम से कम आपको रटा होना चाहिए। वैसे मैं यहाँ पे मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले ही रखे हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक से है तो जाहिर सी बात है महत्वपूर्ण है, इसको एज इट इज़ याद कर लो। 12वीं सदी में हमारे बता दिए मैंने। 13वीं सदी में ये रखते हैं 2 को, जज्जल और राजशेखर। इतना समझ आ गया। अब देखो क्या है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनकी जो पुस्तक है हिंदी काव्यधारा, उसमें इन्होंने ये क्रम बताया है। सबसे पहले ये सरहपा का क्रम बताते हैं 760 ईस्वी। क्या बताते हैं, 760। अब देखो, अगर आपने रामचंद्र शुक्ल नहीं, क्या नाम, डॉक्टर नगेंद्र, उनका जो संपादन है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा आदिकाल, तो आप देखोगे कि डॉक्टर नगेंद्र जो है सरहपा का समय 769 ईस्वी बताते हैं, और ये भी कहते हैं कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा का समय यह है। पर राहुल सांकृत्यायन की आप पुस्तक देखोगे हिंदी काव्यधारा, उसमें साफ साफ सरहपा का समय 760 है, ना कि 769। आई समझ, ध्यान से दोबारा सुनो, मैं आपको करा रही हूँ जो हमारे आदिकालीन कवि हुए उनका क्रम, ठीक। इसमें मैंने आपको बताया सरहपा का समय राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, जो उनकी पुस्तक है हिंदी काव्यधारा, उसके अंतर्गत इन्होंने सरहपा का समय 760 ईस्वी लिखा है। सिर्फ एक जगह ने, कई जगह 760 लिखा है। पर
जो हमारी डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक है, डॉक्टर नागेंद्र की जो हमारी पुस्तक है, जो हम उनका संपादन है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें जब आदिकाल के कवियों का वर्णन करते हैं वो, वहाँ जब वो सरहपा का वर्णन करते हैं तो वो ये बात लिखते हैं कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा का समय 769 ईस्वी है, 769 ईस्वी है, ये डॉक्टर नगेंद्र लिखते। तो आप एक बात बताओ, जिसकी खुद की पुस्तक है राहुल सांकृत्यायन, उन्होंने 760 लिखा है, पर डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं कि राहुल सांकृत्यायन 769 मान रहे हैं। हम ये कैसे मान सकते हैं? तो ये थोड़ा सा विवादित चीज़ है। अभी हमने तो इतनी रिसर्च की नहीं है जो हम बता दें क्या सही है क्या गलत। ठीक, वही बता सकते हैं जो बुक्स में लिखी है, जो किताबों में लिखी है, जो ग्रंथ जो हम किताबें पढ़ते हैं उसमें जो लिखा है। ठीक, तो ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न हो सकता है एग्जाम में अगर आएगा तो आपको 760 राहुल सांकृत्यायन के अनुसार और ये 769 760 दोनों ही ऑप्शन में नहीं रहेंगे, एक ऑप्शन में रहेगा। हो सकता है 760 दे दे या हो सकता है 769 दे दे। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी देगा आप लगा देना। ठीक है, 760 दिया है तो वो लगा देना, पर याद रखना दोनों में से एक ही ऑप्शन में होगा। अगर दोनों ऑप्शन में होते हैं तो वो क्वेश्चन क्लेम किया जाएगा। ठीक है, तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपनी ही चीज़ें देखनी कि आप गलती ना करो। वहाँ से अगर आयोग गलती करता है, उसने गलत प्रश्न बताया है, तो उसके मार्क्स वो सबको देता है या फिर वो प्रश्न कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतनी चीज़ें जो है मैंने आपको बताई ध्यान रखने वाली है। ओके, आगे देखो क्या है। अब शबरपा का समय राहुल सांकृत्यायन ने माना है 780 ईस्वी। क्या माना है? 780। सरहपा शबरपा स्वयंभू को 790 ईस्वी माना है। किसने? राहुल सांकृत्यायन। ये मैं राहुल सांकृत्यायन के आधार पर बता रही हूँ, उनके अनुसार, उनकी जो पुस्तक है हिंदी काव्य धारा, उसके अनुसार मैं ये आपको समय बता रही हूँ। मैं अपने हिसाब से नहीं बता रही हूँ, एक सही पुस्तक से देख के बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको इनको मान के चलना है, इनको याद रखना है। हो सकता है पूछ लिया जाए कि शबरपा का समय राहुल सांकृत्यायन ने क्या माना है, तो ये चीज़ याद रखो। ठीक, आगे देखो, लुइपा और विरूपा का समय 830 ईस्वी मानते हैं राहुल सांकृत्यायन। वहीं डोम्बिपा और कुकुरिपा कन्हपा का समय क्या मानते हैं? तो वो मानते हैं 840 ईस्वी। गोरक्षपा का 845 ईस्वी। ठीक, देवसेन का है 933 ईस्वी, तिल्लोपा का 950 ईस्वी, पुष्पदंत का 959 ईस्वी, राम सिंह धनपाल और योगिंदु का 1000 ईस्वी। इन तीनों का 1000 माना है। ये थोड़ा सा हाँ टाइम लगेगा, पर ठीक है याद कर लो। मैं या प्रश्न कराऊंगी तो इन सबको रख लूंगी उसमें। ठीक है, सबके मैं नामकरण आपको वहाँ से याद करा दूंगी। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट करा रही हूँ, याद नहीं करा रही हूँ। ठीक, तो आप एक बार खुद से होता है तो याद, ठीक है, नहीं तो मैं बाद में करा दूंगी। ओके, टेंशन मत लेना बिल्कुल। चलो देखो आगे क्या है। अब्दुल रहमान का मानते हैं 1010 ईस्वी। क्या मानते हैं? 1010। याद रखो, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी काव्य धारा की पुस्तक में ये सारे समय दिए गए हैं। ठीक, जिनदत्त सूरी का है 1100 ईस्वी, हेमचंद्र का 1120, शालिभद्र सूरी का है 1184, सोमप्रभ सूरी का 1195, चंद बरदाई और विनय चंद का 1200 मानते हैं। कौन? राहुल सांकृत्यायन। और राजशेखर का, वहीं पे राजशेखर का मानते हैं 1300 ईस्वी। अब देखो, बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या लिखते हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सन 1921 की नागरिक प्रचारणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेख माला की शुरुआत की। क्या लिखते हैं? बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है, याद रखना, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिख रहे हैं कि जो हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, 1921 की नागरिक प्रचारणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेख माला की शुरुआत की। पत्रिका का नाम पूछा जा सकता है। 1921 में नागरिक प्रचारणी पत्रिका में किसने एक लेख माला की शुरुआत की? नाम पूछा जा सकता है, आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सन पूछा जा सकता है कि कब की, तो 1921। देखो, एक ही लाइन, एक ही चीज़ से 4 तरह से प्रश्न बन रहे हैं। आपको सबका आंसर पता होना चाहिए, यानी ये नहीं कि एक रट लिया हो गया, नहीं, थोड़े से समझने की क्षमता को बढ़ाओ धीरे धीरे। ठीक, आगे देखो, राहुल सांकृत्यायन है, कहते हैं ये राहुल सांकृत्यायन कह रहे हैं
और ये रखा किसने है अपनी पुस्तक में, बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक में रखा है कि राहुल सांकृत्यायन ऐसा कह रहे हैं कि पूरा अपभ्रंश साहित्य पुरानी हिंदी है। क्या कह रहे हैं राहुल सांकृत्यायन कि पूरा अपभ्रंश जो है वो साहित्य पुरानी हिंदी है। जो पूरा अपभ्रंश साहित्य है हमारा, कितना जो पूरा अपभ्रंश साहित्य वो हमारी पुरानी हिंदी है। ये किसने कहा है? तो ये कह रहे हैं राहुल सांकृत्यायन। ठीक, आगे देखो क्या है, विक्रम की 7वीं से 11वीं सदी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, फिर वही पुरानी हिंदी परिणाम हो गई। ठीक, ये किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या कह रहे हैं कि जो हमारे विक्रम की 7वीं से 14वीं सदी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है। कहाँ से? 7वीं से 14वीं सदी तक जो है किसकी प्रधानता रही है? अपभ्रंश की। किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। फिर वही पुरानी हिंदी में परिणाम हो गई। ठीक, अब देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। अपभ्रंश को अब कोई भी पुरानी हिंदी नहीं कहता। मैंने आदिकाल के जो आपको क्वेश्चन कराए थे जब एमपी सेट वाले बच्चों का पेपर होने वाला था, जिसमें मैंने 30 से 50 क्वेश्चन कुछ कराए थे, इस क्लास के बाद आपको वो करना है। ठीक है, आदिकाल जब मैं ख़त्म कर लूँगी या हो सके तो अभी करते रहना, आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं, देखना किस तरह से प्रश्न आए हैं। जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं वहाँ से ऑलरेडी प्रश्न आए हैं और मैं आपको और डिटेल में पढ़ा रही हूँ और डीप में पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते हुए चलना है आपको। इतना समझ आ गया? ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया आज, इसलिए सिद्ध साहित्य शुरू नहीं कर रहे हैं। अभी हमने आदिकाल की जितनी चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट, वो सारी चीज़ें हमने काफ़ी चीज़ें देख ली। ठीक, अब हम करेंगे अपना सिद्ध साहित्य शुरू। सिद्ध करेंगे, फिर नाथ करेंगे, फिर जैन करेंगे। सिद्ध, नाथ, जैन और फिर हमारी रासो करेंगे। ठीक, उसके बाद हमारे जो अन्य जो रचनाएं हैं उनको हम जो लौकिक साहित्य है वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम क्रम से लाइन वाइज करेंगे। कोशिश करेंगे कि कल हमारा सिद्ध खत्म हो जाए, परसों हमारा नाथ हो, फिर जैन, फिर हमारा जो रासो है। रासो में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी चीज़ें हैं उसमें। ठीक है, हम जल्दी कोशिश करेंगे कि हमारा जितना आदिकाल वाला पोर्शन है वो हम एक हफ्ते के अंदर या 8 से 10 दिन के अंदर हम पूरा अपना आदिकाल अच्छे से डीप में, एकदम इतना डीप में पढ़ेंगे और सारी चीज़ें याद करके क्वेश्चंस करके करेंगे कि हमें आज हम पढ़ रहे हैं तो अब हमें एग्ज़ाम टाइम, सिर्फ एग्ज़ाम जब होगा हमारा उससे 2 से 3 दिन पहले सिर्फ आधा घंटा 15 मिनट निकाल के सिर्फ आदिकाल रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े, चीज़ें याद ना करनी पड़े, ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, आ गया समझ? तो अभी जो हम कर रहे हैं उसको रिवीजन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। आपको अच्छे से चीज़ें मैं रटवा दूँगी। हो सकते क्लास में अगर नहीं भी करा पाऊँ तो मैं MCQs के थ्रू या कैसे भी क्लास लेकर मैं आपको वो चीज़ें रटवा दूँगी, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ थोड़ा सा 15 से 20 मिनट निकाल के, अब देखो अगर आप आदिकाल को सिर्फ 15 से 20 मिनट में कर सकते हो ना, फिर तो मतलब आप अच्छी खासी अपनी रिवीजन 1 से 2 दिन के अंदर आप पूरा सिलेबस का रिवीजन कर सकते हो। बात समझ रहे हो मेरी? ठीक, तो इसी तरह से फास्ट जल्दी करेंगे, अच्छे से करेंगे, डीप में चीज़ें करके चलेंगे। कोई भी चीज़ कोशिश करेंगे कि ना मिस हो हमसे। मैं आपको 3 से 4 किताबों का रेफरेंस लेकर के मैं आप लोग को वो चीज़ें करा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कुछ चीज़ें मिस ना हो। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें यहाँ से मिस हो गई हैं तो मैं उसको MCQ में करा दूँगी। ठीक है, तो ऐसे ही क्लास में बने रहें और वीडियो लाइक करें। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो, थोड़ी भी है